नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 6 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में नए डॉक्ट्रिन एंड टेररिस्ट की फूड चेन से संबंधित। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे हिरोशिमा हमले को 80 साल पूरे हो गए तो न्यूक्लियर यूज के नॉर्म्स। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स से संबंधित, कैसे इंडिया जियोपॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स झेल रहा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यू डॉक्ट्रिन एंड टेररिस्ट फूड चेन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ना ये कंटेक्स्ट दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट स्टार्ट होने वाली थी ना, उससे एक दिन पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ना एक जानकारी दी और बताया जम्मू एंड कश्मीर में ना डचीगम फॉरेस्ट में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। और फोरेंसिक एविडेंस से ये पता लगता है कि पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे ना, ये वही टेररिस्ट हैं जो अब डचीगम एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये जो टेररिस्ट थे ना जो अब मारे गए हैं और पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे, ये देखो रेगुलर टेररिस्ट की तरह नहीं थे, इरेगुलर थे, मतलब हाईली ट्रेंड थे। इनके पास में बिल्कुल लेटेस्ट वाले मॉडर्नाइज्ड वेपन्स थे, कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा सेट, और ये फॉरेस्ट में छिप कर रहते थे। मतलब इनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि फॉरेस्ट में कैसे छिप के रहना है, नो कम्युनिकेशन विद द पब्लिक, और समय आने पर इनके आका इनको इशारा करते कि अब अटैक कर दो तो ये अटैक कर देते। इस प्रकार के ये टेररिस्ट थे। और ऐसे ग्रुप्स देखो और भी हैं। चलो ये आतंकवादी तो मारे गए, जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट में देखो ऐसे और भी ग्रुप हो सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं का इशारों का इंतजार करते हैं और उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसे अल्ट्रासेट का इस्तेमाल करते हैं जो मोबाइल टावर्स को बाईपास करते हैं और इनके द्वारा जो भेजे गए जो मैसेज हैं वो सेल्फ इरेज हो जाते हैं, अपने आप मिट जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके देखो मेनली ना 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था टूरिज्म को रोकना। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी जो फल फूल रही थी ना, उसे रोकना, ये पहला ऑब्जेक्टिव था पहलगाम टेरर अटैक का। दूसरा था सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूर करना वाइड स्प्रेड ऑपरेशंस चलाने के लिए। जब देखो सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस चलाती हैं ना, तो फिर रिजल्ट ये निकलता है थोड़ी बहुत नाराज़गी फिर जनता में भी फैलती है और लोग जो हैं वो आर्मी के अगेंस्ट होने लगते हैं, वो उनके अंदर फिर सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज फिर से आने लगती हैं। तो आतंकवादियों का मकसद यही था इन सब चीज़ों को जगाना फिर से। तीसरा ऑब्जेक्टिव पहलगाम टेरर अटैक का ये था देश में कम्युनल डिवाइड को पैदा करना। कैसे? क्योंकि देखो जिन लोगों को मारा गया था ना, धर्म पूछ के मारा गया था, मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया और हिंदुओं को मारा गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये था देश में दंगे हों, देश में कम्युनल डिवाइड पैदा करना। 3 ऑब्जेक्टिव समझ गए। पहला टूरिज्म को रोकना, कश्मीर में फिर से आग लगाना। दूसरा क्या था? दूसरा वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना चाहते थे वाइड स्प्रेड फोर्सफुल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाने के लिए। और तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये था कम्युनल डिवाइड पैदा करना देश में। तो भारत ने, सरकार ने क्या नीति अपनाई इनके अगेंस्ट? सबसे पहला एक नया डॉक्ट्रिन सरकार ने अपनाया। अब हर टेररिस्ट के अटैक को एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। ये नया डॉक्ट्रिन है भारत का। हर एक टेररिस्ट अटैक को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और इसका जो जवाब है टेररिस्ट अटैक का, यानी रिटालिएशन जो है, वो सिर्फ टेररिस्ट पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी होगा जो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो क्लियर तौर पे एक रेड लाइन जो है वो भारत ने अब ड्रा कर दी है। जैसे देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, उसी प्रकार से अब स्ट्राइक्स किए जाएंगे अगर टेरर अटैक होता है तो देखो राइटर बोलते हैं ये चीज़ बढ़िया है, डर पैदा होगा, लेकिन ना वार देखो हमेशा एक्सपेंसिव होता है और वार के लिए हमेशा अपनी मिलिट्री को रेडी रखना पड़ता है। देखो ये ज़रूरी तो है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या इसे हम
रोग के कुछ अल्टरनेटिव सोच सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बजाय इसके कि टेरर अटैक हो, बजाय इसके कि युद्ध हो, उससे पहले ही अगर हम कुछ कर दें तो बढ़िया है। तो यहां पे फिर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। राइटर एक एक करके अपने सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन राइटर देते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। क्या है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन? मैं लास्ट में आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। पहला है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। राइटर कहते हैं देखो, टूरिज्म रिवाइवल बहुत जरूरी है। टूरिस्ट को यह चीज अच्छी नहीं लगती कि बहुत ज्यादा अगर कहीं पर रोका टाकी है, बहुत ज्यादा घूमने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर टूरिस्ट को ये चीज थोड़ी कम अच्छी लगती है। वैसे देखो, सारे आपको पता है भारत के लोग आर्मी को पसंद करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से ना बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बहुत सारी जगहें बंद कर दी जाती हैं, रोड बंद कर दिए जाते हैं, और कभी भी किसी रोड को बंद कर दिया जाता है, तो फिर टूरिज्म के लिए ये सारी चीजें ज्यादा अनुकूल नहीं होती। लेकिन टूरिज्म तो बढ़ना चाहिए, तो फिर ना एक चीज ये की जा सकती है, जैसे चाइना का एक कंसेप्ट है सेफ सिटीज प्रोजेक्ट। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट ये कहां का है? ये चाइना का है। अब इसमें क्या है, इसमें ना वहां पे जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं। वो कैमरे ना फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस सेफ सिटीज कंसेप्ट में ना एआई का यूज हो रहा है, बिग डेटा का यूज हो रहा है, ताकि किसी भी क्रिमिनल की पहचान की जा सके। अब चाइना का जो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ना, इससे देखो सर्विलियंस बहुत एफिशिएंट हो जाता है। और चाइना ने ना इवन पाकिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है शेयर की है चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी। जैसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ना 3000 एआई इनेबल्ड कैमराज इस्टेब्लिश किए गए हैं। 2500 वहाँ पे पहले ही थे और 3000 और इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी, वैसे पाकिस्तान में अलग अलग सिटीज़ में बम धमाके होते रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में रिलेटिवली सेफ रही है पाकिस्तान की सिटी। तो अब देखो, जैसे चाइना का ये सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट है, अब कैमरे वगैरह की सहायता से सर्विलेंस होता है ना, तो फिर आपको जगह जगह सेना के जवान खड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये चीज़ जो है ना कश्मीर में भी यूज़ की जा सकती है। मतलब एआई सर्विलियंस इनका जबरदस्त यूज किया जाए। इससे देखो टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा, लोग खुल के आएंगे, लोगों को रोजगार और ज्यादा मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो फिर देखो लोग काम में लगेंगे। काम नहीं होता ना, फिर खाली आदमी जो क्या है, शैतान का घर होता है, आपको भी पता है। फिर वो हथियार उठाता है, पत्थर उठाता है। तो पहला सॉल्यूशन क्या था? इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं राइटर, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड सोशल सॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड सोशल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए है। देखो, समाज में जब फेक न्यूज फैलती है, फेक वीडियोस फैलते हैं ना, तो कम्युनल टेंशन बढ़ जाती है। इवन अल कायदा जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमानों को होली वार करना चाहिए भारत के अगेंस्ट। और ये जो इन्होंने अपील की, अल कायदा टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इंग्लिश में भी की और उर्दू में भी की। तो यहां पे राइटर बोलते हैं एमएचए को ना अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करना होगा, क्योंकि फेक वीडियोस प्रोपेगेंडा के लिए आजकल काफी वायरल हैं। जैसे फेक वीडियो, जैसे एक मुस्लिम पति अपनी हिंदू वाइफ को पीट रहा है, और संभल, यूपी के संभल में एक वीडियो वायरल हुई, जैसे एक लड़का जो मंदिर जा रहा था उसे पीटा गया मुसलमानों के द्वारा। लेकिन बाद में पता लगा कि ये किसी ग्रुप के अंदर ही इंटरनल फाइट थी फ्रूट्स के लिए, लेकिन हेडिंग कोई और लगा दी जाती है ताकि दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाया जा सके। तो खास करके देखो, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य जो हैं, यूपी जैसे राज्य जो हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यूपी से भी ज़्यादा वेस्ट बंगाल, जहाँ पे देखो क्रिमिनल्स और जिहादी साथ साथ काम करते हैं, वहाँ पे विजिलेंस बढ़ानी होगी। तो होना ये चाहिए एक्सपर्ट्स की ना एक कमेटी इस्टेब्लिश की जाए। उस एम्पावर्ड कमेटी में ना अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हों, जैसे इंफॉर्मेशन वारफेयर के, सोशल साइंस के। इस कमेटी में ये सारे एक्सपर्ट हों, और ये जो कमेटी है ये साइंटिफिक सॉल्यूशन दे कि कैसे समाज में ये फेक
वीडियो वगैरह जो वायरल होते हैं कम्युनल डिवाइड पैदा करने के लिए, कैसे इनसे निपटा जा सकता है, वो सारे सॉल्यूशन दे ये एम्पावर्ड कमेटी। इसके बाद तीसरा सॉल्यूशन राइटर देते हैं राउंड द क्लॉक ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब 24 घंटे 365 दिन ऑपरेशनल रेडीनेस चाहिए, मतलब हर समय फाइट के लिए तैयार रहना होगा। हमारे पास में स्टैंड ऑफ वार वेपन्स होने चाहिए, मतलब कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है, तो वेपन्स अच्छे खासी मात्रा में हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए। वेपन्स का स्टॉक होना चाहिए, इन्वेंटरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सिर्फ 5 दिन युद्ध लड़ने के लिए हथियार हैं, युद्ध लंबा खिंच गया तो हथियार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है बेटर इंटेलिजेंस। क्या? बेटर इंटेलिजेंस। आर्टिकल में ये बोला गया है बेटर आईज एंड बेटर ईयर्स होने चाहिए, अच्छे कान अच्छी आंखें, ताकि ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना लगे और पाकिस्तान कुछ कर जाए, जैसे कारगिल में हुआ था। कारगिल की चोटियों पे पाकिस्तान से आए इन्फिल्ट्रेटर्स का कब्जा हो गया था, समझ गए? तो हमारे पास ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों मजबूत होने चाहिए। आज के समय में देखो आतंकवादी जो हैं हवाला का यूज़ करते हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, और इससे टेररिस्ट को मिलने वाली फंडिंग को ट्रैक करना ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को फंडिंग चाहिए। हमें हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ में मिल के काम करना होगा जो इन ऑपरेशंस में हमारा साथ दें। फिर लास्ट सॉल्यूशन राइटर देते हैं पाकिस्तान पजल। क्या है पाकिस्तान पजल? ये क्या है? आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है कि टेररिज्म को ना पाकिस्तान आर्मी और उनके प्रोक्सीज स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या कितनी है? पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में इन लोगों की संख्या 0.0002% है, ऐसा राइटर का मानना है। तो राइटर बोलते हैं देखो पाकिस्तान के जो सिविलियन लीडर्स हैं ना वो प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ में ट्रेड होना चाहिए। इवन इससे असीम मुनीर से पहले जो आर्मी जनरल थे ना, जनरल बाजवा, वो भी चाहते थे कि इंडिया के साथ ट्रेड होना चाहिए। लेकिन असीम मुनीर अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए इन्होंने भारत के अगेंस्ट स्टैंड लिया और पहलगाम में टेरर अटैक करवाया। तो राइटर का ये कहना है हमें ना ये इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की आर्मी की छाया से, पाकिस्तान की आर्मी की शैडो से बाहर निकले। आप बोलोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, पाकिस्तान की आर्मी का हमेशा राज रहेगा। आप बोलोगे हमने तो ये भी सुना है देशों की आर्मी हुआ करती है, लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी का देश है। बात देखो सही है, राइटर भी कहते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पाकिस्तान की आर्मी की शैडो से दूर करना ये आसान नहीं है, लेकिन हमें ना अलग अलग मंचों पे ये आवाज़ उठानी होगी। हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कहना होगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से लिंक्ड एड पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, मतलब मदद दबी दो जब वहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत हो, तो ऐसी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। और लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो जब वार होता है ना तो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को हवा मिलती है, बल्कि ऑक्सीजन मिलती है। इनका दम तब घुटता है जब ना पीस आए, शांति आए। जब वार होता है तब तो इनको रिक्रूट करने के लिए पैसे मिल जाते हैं, तब इनको फंडिंग मिल जाती है वार के समय। तो वार से इनका नरेटिव भी जिंदा रहता है कि देखो इंडिया क्या कर रहा है। ये तभी मरेंगे जब पीस आएगी, जब लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, जब टेररिज्म की अपील जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इंडिया को ना ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हिरोशिमा न्यूक्लियर अटैक को आज 80 साल पूरे हो गए। तो इस इशू से संबंधित है, आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15, ये वही समय था जब देखो यूएस ने ना जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया, यानी परमाणु बम गिराया। और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। एक झटके में देखो 70,000 लोग मारे गए। लेकिन साल खत्म होते, यानी 1945 का साल खत्म होता, उससे पहले देखो 70,000 और लोग मारे गए। इन लोगों की जो डेथ थी अगस्त के बाद, मतलब देखो 70,000 लोग तो तुरंत मारे गए थे,
न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। लेकिन देखो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 70,000 लोग और मारे गए चोटों की वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से। 3 दिन बाद, यानी 6 अगस्त के 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया और इसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। इससे भी देखो 40,000 लोग तुरंत मारे गए और बाद में फिर रेडिएशंस की वजह से भी और ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय देखो यूएसए ने ये बोला था, यूएसए के एक जनरल थे, ये ब्रिगेडियर जनरल थॉमस फेरल, इन्होंने ये बोला था सब ठीक है, मतलब जिनको मरना था वो मर चुके, अब कोई दिक्कत नहीं है, यानी बॉम्ब का कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। तो चीजें उस समय ना छुपाई गई थी। उस समय ये बोला गया अरे रेडिएशन से अब कोई नहीं मरने वाला है, जितना इफेक्ट पड़ना था वो पड़ गया है। तो रिलीफ सेंटर्स बंद कर दिए गए। लेकिन देखो वास्तव में ना उस समय असलियत कुछ और थी। जैसे मैंने आपको बताया, हजारों लोग तो फिर दिसंबर आते आते मर गए रेडिएशंस की वजह से। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। बॉम्ब से तो वो बच गए, लेकिन अब क्यों मर गए? तो उस समय इतनी समझ नहीं थी कि रेडिएशंस का इंपैक्ट हो रहा है। और कुछ देखो यूएसए को पता था, लेकिन उन्होंने ना जानबूझ के उस समय जानकारी छुपा ली कि रेडिएशंस का असर हो रहा है। तो राइटर बोलते हैं देखो उस समय जो लोग हमले से बच गए थे ना, उनको बोला गया हिबाकुशा। क्या बोला गया? हिबाकुशा। जो लोग उस समय न्यूक्लियर अटैक से बच गए थे उन्हें नाम दिया गया हिबाकुशा। हिबाकुशा देखो वो लोग थे जो न्यूक्लियर अटैक से प्रभावित हुए लेकिन उनकी जान बच गई थी। तो ऐसे लोगों ने ना, हिबाकुशा लोगों ने परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्होंने अपनी अपनी जो स्टेटमेंट दिए ना कि हमने क्या क्या इफेक्ट झेले हैं परमाणु बम के, तो दुनिया को पता लगा कि यूएस के परमाणु हमले की क्रूरता कितनी ज़्यादा है। लेकिन देखो दिक्कत ये थी कि उस समय ना यूएसए का कब्जा था जापान के ऊपर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में। तो ऐसे लोगों की आवाज़ें ना दबा दी गई, ऐसे लोगों की आवाज़ें जो थी वो दबा दी गई। लेकिन देखो 1954 में ना एक घटना हुई। 1954 में जो घटना हुई थी वो क्या थी? यूएस ने ना पैसिफिक ओशन में एक थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट किया था। पैसिफिक ओशन में एक थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट किया था। यहाँ पे एक, ये देखो ये रहा, पैसिफिक ओशन में थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट किया था और इस टेस्ट का नाम था कैसल ब्रावो। अब देखो इस टेस्ट का जो रिजल्ट था ना वो एक्सपेक्टेशन से ना दोगुना पावरफुल था। मतलब ये बॉम्ब जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इतनी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना शक्तिशाली ये बॉम्ब था। तो इसका जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट था ना, रेडियो एक्टिव धूल जो थी ना वो बहुत दूर तक गई। तो उस समय ना पैसिफिक ओशन में एक जापानी फिशिंग बोट थी जिसका नाम था लकी ड्रैगन। जापानी फिशिंग बोट थी जिसका नाम था लकी ड्रैगन, जो ना टेस्टिंग साइट से ना 86 माइल्स दूर थी। लेकिन देखो टेस्ट का रिजल्ट ना उस फिशिंग बोट तक आया जो 86 माइल्स दूर थी। बोट पे मौजूद सभी क्रू के जो मेंबर्स थे वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें बोला गया एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग, एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग। तो ये जो घटना हुई ना पैसिफिक ओशन की 1954 की, कि बोट में सवार लोग मारे गए जो टेस्टिंग साइट से सिर्फ 86 माइल्स दूर थे, तब समझ में आया कि यार रेडियो एक्टिव फॉल आउट कितना ज्यादा होता है बॉम्ब का। तब ये समझ में आया। समझ गए पॉइंट क्या है? जब ये बोट वाली घटना हुई ना 1954 में, तब रेडिएशन सिकनेस की सच्चाई पता लगी। तब सरकारों ने माना कि बम सिर्फ तुरंत नहीं मारता, धीरे धीरे दर्दनाक मौत देता है। इसके बाद तो देखो वो लोग जो हिबाकुशा थे ना, हिबाकुशा मतलब बम से प्रभावित लोग जो बच गए थे, इन्होंने ना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था निहोन हिडनक्यो। ये देखो निहोन हिडनक्यो, ये ग्रुप बनाया था हिबाकुशा ने, मतलब बम से बचे लोगों ने। तो इस ग्रुप ने क्या काम किया? इस ग्रुप के लोग ना दुनिया भर में गए और लोगों को अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इन लोगों ने अलग अलग देशों में जाके अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि न्यूक्लियर हमले का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। इससे ना पूरी दुनिया में माहौल बना न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट। एक मोरल केस बन गया, यार कुछ भी करो न्यूक्लियर वेपन्स मत यूज करो। इन्हीं के प्रयासों के लिए ना 2024 में निहोन
हिडानक्यो को ना नोबेल पीस प्राइज मिला, निहोन हिडानक्यो, जिन्होंने दुनिया भर में जाके अपने न्यूक्लियर हमले का एक्सपीरियंस शेयर किया, इनको न्यूक्लियर पीस प्राइज मिला 2024 में। अब देखो राइटर ये बोलते हैं 1945 में न्यूक्लियर हमला हुआ, तब से लेके आज तक कोई न्यूक्लियर हमला नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इसका कारण ये था कि ये जो ग्रुप था निहोन हिडानक्यो, इन्होंने अच्छा काम किया, मोरल केस डेवलप किया न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट, या फिर दूसरा रीजन दिया जाता है थ्योरी ऑफ डेटरेंस। थ्योरी ऑफ डेटरेंस मतलब आगे और ज्यादा देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो एक डेटरेंस पैदा हुआ। जैसे यूएसएसआर था, उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए और डर पैदा कर दिया कि यूएसए ने यूएसएसआर के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो बदले में यूएसएसआर भी करेगा, दोनों तबाह हो जाएंगे। तो ये जो डेटरेंस था, क्या इसने न्यूक्लियर वार को रोका 1945 के बाद, या फिर उस ग्रुप ने जो अच्छा काम किया उसने रोका? आर्टिकल कहता है देखो दोनों का ना मिला जुला असर है। डेटरेंस ने भी रोल प्ले किया फर्दर न्यूक्लियर वार को रोकने में, और मोरल केस भी है। आज के समय में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना एक स्टिग्मा के समान है कि बहुत गलत है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं कोल्ड वार के बाद में ना न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या कम हुई है। कोल्ड वार के खत्म होने के बाद जहां एक तरफ न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या कम हुई है, लेकिन आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। आज टैक्टिकल न्यूक्स भी बना लिए हैं कई सारे देशों ने। टैक्टिकल न्यूक्स वो न्यूक्स होते हैं जो होते बहुत छोटे हैं लेकिन स्टीक निशाना लगाते हैं। किसी स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करने के लिए टैक्टिकल न्यूक्स का यूज किया जा सकता है। लेकिन देखो ये एक बड़ी चिंता है। चिंता इसलिए है क्योंकि ये यूजेबल हैं। बड़े जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूजेबल नहीं है। आप उनको यूज करोगे पूरा शहर तबाह हो जाएगा, उससे ज्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये टैक्टिकल न्यूक्स ऐसे हैं जो छोटी जगह पे यूज किए जा सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, इसलिए विभिन्न देश इनको इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। समझ गए? एक तरफ देखो थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनसे एक ही साथ कई सारी सिटीज तबाह हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये टैक्टिकल न्यूक्स हैं। तो चैलेंजेस आज के ज्यादा अलग हैं। लेकिन विभिन्न देश न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करें आने वाले सालों में, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए देखो अलग अलग ट्रीटीज आई हैं। जैसे एक ट्रीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। ये क्या करता है? ये देखो सिर्फ नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकता है। जिन्होंने बना लिए वो बना लिए। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट कंट्रीज जो है ना, उन्होंने बना लिए तो उनको नहीं रोकता है। उनसे बस इतनी उम्मीद करता है कि वो अपने हथियार छोड़ेंगे, डिसआर्मामेंट होगा। लेकिन एनपीटी ट्रीटी नए देशों पर रोक लगाती है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप कर सकते। और दूसरी, ये जो ट्रीटी है ना एनपीटी, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को भी नहीं रोकती। फिर आई सीटीबीटी, एक सेकंड रुक जाइए। फिर आई सीटीबीटी। जो सीटीबीटी है मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये सिर्फ ना सीटीबीटी जो है वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट पे रोक लगाती है, इस्तेमाल पे रोक नहीं लगाती है। सीटीबीटी कहती है कि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट मत करो, इस्तेमाल कर लो चाहे। मतलब यूं बोलती नहीं है इस्तेमाल कर लो चाहे, लेकिन इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं बोलती है ट्रीटी। फिर नेक्स्ट है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्या है? ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये ट्रीटी 2017 की है। ये जो ट्रीटी है ये इस्तेमाल पे भी रोक लगाती है, लेकिन दिक्कत ये है फिर किसी भी न्यूक्लियर कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। TPNW यानी ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017 में आई थी। ट्रीटी अच्छी है, इस्तेमाल पे भी रोक लगाती है, टेस्ट पे भी रोक लगाती है, लेकिन किसी भी न्यूक्लियर कंट्री ने इसे साइन नहीं किया है। फिर राइटर बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना 1996 में यह बोला था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना जनरली बी कॉन्ट्रेरी होगा। ये देखो यहां पे जनरली बी कॉन्ट्रेरी होगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अगेंस्ट होगा। लेकिन फिर भी देखो कोई लीगल डिसीजन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नहीं दिया न्यूक्लियर वेपन से संबंधित। तो ये सारे हमने ट्रीटीज और कन्वेंशंस वगैरह डिस्कस किए। तो राइटर बोलते हैं देखो हाल के सालों में ना न्यूक्लियर वेपन्स के यूज से संबंधित जो नॉर्म्स है ना वो डाइल्यूट हुए हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन वार में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दी थी। और इससे देखो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं
वो स्पेशल कैटेगरी वाले वेपन्स यानी सामान्य से वेपन्स लगने लगे हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत जो है वो किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को टॉलरेट नहीं करेगा। तो आपने देखा कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं माना और लिमिटेड एस्केलेशन हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच। लेकिन ये एस्केलेशन कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने का डर रहता है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं कि हम ना न्यूक्लियर वेपन्स को लेके काफी लापरवाह हो रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं। जो 1954 की पैसिफिक ओशन की जो घटना थी ना, लिटिल ड्रैगन नाम की बोट थी, उससे हमें क्या सबक मिला? उस घटना ने ना दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स का असली चेहरा दिखाया। तो राइटर बोलते हैं हमें ना एक और मिस स्टेप का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई एक और न्यूक्लियर वेपन संबंधित घटना और फिर वर्ल्ड जागे। नहीं, ये हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अभी से न्यूक्लियर थ्रेट को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ब्रोकन टेम्पलेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। क्या कंटेस्ट है? सबसे पहले देखो, ट्रंप की बात की जाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसके बाद देखो ट्रंप ने यह दावा करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर करवाया। शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ पहलगाम टेरर अटैक से संबंधित, उसमें टीआरएफ का नाम नहीं था। हालांकि हाल ही में यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन ट्रंप ने किस प्रकार से डबल गेम खेला? पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ थे असीम मुनीर, उनको लंच पर बुला लिया। इससे ना इंडिया का नैरेटिव थोड़ा कमजोर पड़ गया। यहां पे देखो ये क्लियर होता है कि हमेशा से जब बोला जाता रहा ना, वो बिल्कुल सही बोला जाता रहा है कि यूएसए पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इवन हमने देख भी लिया पिछले कुछ दिनों में कि कैसे यूएसए पे रिलाई नहीं किया जा सकता। जैसे जिस दिन निसार सैटेलाइट लॉन्च हुआ ना, जो नासा और इसरो का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, उसी दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये लिख दिया कि हम भारत पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ बोल दिया, जैसे इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा है। यूं भी यूएसए ने अपनी कंपनीज को बोला कि वो इंडिया में ना इन्वेस्ट करें। और देखो ट्रंप की जो पॉलिसी है ना, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। एक तरफ वो खुद रशिया के साथ में रिप्रोचमेंट चाहते हैं, रशिया के साथ में दोस्ती चाहते हैं, और इवन यूएसए रशिया से यूरेनियम वगैरह इंपोर्ट कर रहा है। फिर इंडिया इंपोर्ट करे तेल तो क्या दिक्कत है? इवन ये बात ट्रंप से पूछी भी गई। सुबह मैं वीडियो देख रहा था कि आप खुद रशिया से यूरेनियम वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो और इंडिया को बोल रहे हो कि इंडिया तेल ना परचेज करे। तो ट्रंप ने जानते हो क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं जानकारी जुटाऊंगा। लो देख लो आप क्या हल है। इवन यूएसए की चाइना के संदर्भ में आप पॉलिसीज देख लीजिए। एनवीडिया कंपनी है यूएसए की। पहले यूएसए ने मना कर दिया था एनवीडिया कंपनी को कि आप चाइना को ना H20 AI चिप्स मत भेजिए, ये एक्सपोर्ट मत कीजिए चाइना को। लेकिन अब उस रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया और इवन चाइना को ज़्यादा टाइम दे दिया गया डील करने के लिए। मतलब चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन और दे देते हैं, आप हमारे साथ डील कर लो। तो कुल मिला के देखो यूएसए की जो पॉलिसीज है ना, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। अगर यूएसए चाइना की डील हो जाती है तो बल्कि इंडिया के लिए और ज़्यादा कंसर्निंग होगा। हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशंस में भी यूएसए नेगेटिव रोल ही प्ले कर रहा है। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना हमारी दोस्त थी, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ जो फोर्सेस थी उनको यूएसए ने सपोर्ट किया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर यूएस ने पाकिस्तान के सरकार की काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की तारीफ की, जबकि पाकिस्तान खुद टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा, म्यांमार में भी यूएस ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो फोर्सेस लड़ाई लड़ रही है ना, उनको सपोर्ट किया। तो इससे भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का जो खतरा है और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ये सारे जो एक्शंस हैं हमें दिखाते हैं कि अमेरिका अब भारत पर पूरा फोकस नहीं कर रहा है। उसको यूक्रेन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको वेस्ट एशिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इससे यूएसए और इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है। ये दिक्कत है।
एक तरफ यूएसए ये सब कर रहा है, दूसरी तरफ देखो चाइना और ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। मतलब जब यूएसए का ट्रस्ट और इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है ना, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। चाइना हमारे पड़ोस में अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। चाइना ने हाल ही में ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव स्टार्ट करने को कहा। इसका मकसद था इंडिया को बिल्कुल अलग थलग करना, लेकिन अभी बांग्लादेश ने इसके लिए मना कर दिया था। ये देखो, बांग्लादेश अभी एग्री नहीं हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव इस्टेब्लिश करे चाइना के साथ। चाइना इसके अलावा बांग्लादेश की हेल्प कर रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बिल्कुल नज़दीक एयरबेस इस्टेब्लिश करने में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे एक जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश में, लमो निरहट जो भी है, यहाँ पे एयरबेस बनाने में चाइना बांग्लादेश की मदद कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने कुछ प्लेसेस के नाम अपनी जो भाषा है मैंड्रिन उसमें रख दिए। इवन तिब्बत में चाइना चाहता है कि दलाई लामा के जो सक्सेसर हैं वो इंडिया से ना हो, वो चाइना से हो। समझ गए? इवन चाइना इंडिया को इकोनॉमिकली भी स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे देखो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चाइना इनकी सप्लाई को कंट्रोल करता है और इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के लिए। दूसरा, इवन देखो जो एपीआई हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन बनाने में, इनका भी जो रॉ मटेरियल है इंडिया चाइना से खरीदता है। तो इनकी दोनों की सप्लाई अगर चाइना बंद कर दे तो इंडिया को काफी नुकसान हो। इसके बाद राइटर एक पॉइंट बोलते हैं, राइटर बोलते हैं देखो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना पाकिस्तान का ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बात इससे ये पता लगती है इंडिया की जो पॉलिसी है ना, पहले नॉन अलाइनमेंट की थी, आजकल मल्टी अलाइनमेंट की है, बट इंडिया स्टैंड नहीं लेता किसी के पक्ष में। इस वजह से जरूरत पड़ने पे हमारे पक्ष में कोई नहीं आता। जैसे इजराइल गाजा वार है, पहले इंडिया साइलेंट था लेकिन बाद में सीज फायर के लिए वोट किया। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट था, इंडिया ने इस बार भी ना कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया इजराइल के पक्ष में या फिर ईरान के पक्ष में। और ऑपरेशन सिंदूर ने देखो हमें यही सिखाया कि हम चाहते हैं कि दूसरे देश हमारी प्रॉब्लम में हमारा साथ दें, तो हमें भी उनकी प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ के उनका साथ देना होगा। इंडिया क्लियर स्टैंड भी नहीं लेना चाहता और यह भी चाहता है कि आवश्यकता पड़ने पे सब हमारा साथ दें, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? सही गलत की बात बाद में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना दोस्ती पहले है। तो खुल के दोस्त का साथ देना होगा, तभी आपका दोस्त आपकी मदद करने के लिए आएगा। यहां पे आइडियल वर्ल्ड नहीं है। सही, हाँ भाई सही की बात पे सही का साथ दो, गलत की बात पे गलत का साथ दो। सही और गलत हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते हैं और काम आती है दोस्ती, काम आता है ग्रुप बना के रहना और मिल के लड़ना। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो इंडिया को ना असर्टिव होना पड़ेगा। इंडिया को यूएसए के साथ में टफ नेगोशिएशंस करनी चाहिए, लेकिन डील फिलहाल के समय में साइन कर लेनी चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है फिलहाल की सिचुएशन में बढ़ेगा। और मल्टी अलाइनमेंट पे इंडिया को फोकस करना चाहिए। इंडिया को सिर्फ यूएसए पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ब्रिक्स, एससीओ, ये जो फोरम्स है ना, इसमें भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग इंडिया को करनी चाहिए और क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। ये तो पहले बता ही दिया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स कल हमने डिस्कस किए थे। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ट्रस्ट वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि आरोप तो हर कोई लगा देता है, पॉलिटिशियंस लगा देते हैं, लेकिन कई बार वो आरोप सच नहीं होते। इससे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट घटता है और ट्रस्ट देखो किसी भी डेमोक्रेसी की ना नींव होता है। कोई भी देश तब सर्वाइव करता है जब लोगों का इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट हो। इसलिए बिना प्रूफ के आरोप नहीं लगाने चाहिए। और ईसीआई को भी जो भी एलिगेशन लगे तत्परता से उनका समाधान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हर प्रोसेस जो भी काम करता है ना, हर पे एलिगेशंस लगे हैं कि डेट्स बाइस्ड होकर डिसाइड करता है, ग्रेवेंस को जल्दी से एड्रेस नहीं करता। खास करके ईवीएम वाले सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ईवीएम और वीवीपैट में जो मैचिंग होती है ना, बूथ के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 बूथ पे होती हैं, लेकिन वो 5 बूथ कैसे डिसाइड किए जाते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पब्लिक की, लास्ट में बोला जाता है पब्लिक की परसेप्शन भी मैटर करती है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, बल्कि पब्लिक में दिखना भी चाहिए कि हाँ ये न्यूट्रल है।
फिर आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर से संबंधित किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके अभी तक प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मालथूस की थ्योरी फेल हो गई, इंडिया ने अच्छा काम किया, सरकार की स्कीम्स भी काम आई, स्कीम्स जैसे ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और लाइव स्टॉक मिशन, ये सारी, और कितना कितना प्रोडक्शन बढ़ा है ये मैंने आपको बताया था। ये आंसर्स में यूज होने लायक है, ये आपको याद होना चाहिए। डेटा हर क्षेत्र में हमने बढ़िया किया है, वाइट रेवोल्यूशन, दूध से संबंधित, ब्लू रेवोल्यूशन, फिशरी से संबंधित, सब जगह अच्छा काम किया है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब एक तो देखो एवरेज लैंड होल्डिंग घट रही है, लैंड एग्रीकल्चर वाला भी घट रहा है, तो इसलिए ना R&D पे, एग्रीकल्चर के R&D पे सरकार को खर्च करना चाहिए, क्योंकि ₹1 R&D पे एग्रीकल्चर में खर्च होता है तो इसका फायदा 13.85 होता है। एक अगर एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए खर्च होता है तो उसका फायदा होता है 7.40 से। तो यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर बैटरी मैनेजमेंट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसमें मेन पॉइंट ये था कि बैटरी का जो वेस्ट है ना, टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का ऑलमोस्ट 50% है। लेकिन अभी क्या है कि EPR है हमारे देश में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गैजेट वगैरह प्रोड्यूस करता है उसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की है। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट ले लेते हैं। देखो हमने प्रोडक्ट को ना रिसाइकिल करवा दिया, लेकिन उनको ना पैसे बहुत कम मिलते हैं थर्ड पार्टी रिसाइकलर को। तो राइटर बोलते हैं उनको पैसे कम मिलेंगे, तो फिर देखो फर्जी सर्टिफिकेट वो बेचेंगे, ठीक से रिसाइकल नहीं करेंगे। ये एक महंगा काम है, इसलिए उनको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, वो फॉर्मलाइजेशन उनका होना चाहिए, तब फायदा होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।